हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सबका श्री गणेश आईएएस में। और हम लोग अपनी सीरीज जो चालू कर रखे हैं इंडियन पॉलिटी की, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने जितने भी एक्ट कर रखे हैं उसके बाद ये अपना जो नेक्स्ट एक्ट आता है उसका नाम होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये जो चार्टर एक्ट होता है ये सबसे लास्ट यानी कि आखिरी चार्टर एक्ट होता है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है जितने भी चार्टर एक्ट पास कर रखी है 1793 से 1853 के बीच का, ये इसका लास्ट होता है ये चार्टर एक्ट। ठीक है, तो ये चार्टर एक्ट भी काफ़ी सिग्निफिकेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क के क्रिएट करता है। इसके कुछ फीचर्स बात करते हैं। तो फीचर्स की बात करते हैं तो इसका जो पहला फीचर्स आता है तो ये बात कहता है कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, ठीक है, पहली बार गवर्नर जनरल काउंसिल का सेपरेशन ऑफ पावर करते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शन कानून बनाने की व्यवस्था और एग्जीक्यूटिव फंक्शन कानून को इम्प्लीमेंट करने का, वो उसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये पूछेगा क्वेश्चंस में कि बाय विच एक्ट गवर्नर जनरल काउंसिल का जो पावर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वो सेपरेट हुआ, तो उसका आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, तो इसके साथ ये एक काउंसिल भी बनाया, साथ ही साथ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा अगर पूछेगा कि इंडियन यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बना था, तो किस एक्ट के तहत बना था, तो वो आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है जी, इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहते थे, मतलब कि कानून जो बनाता है जहाँ डिस्कस होता है वो तो पार्लियामेंट ही होता है, तो इसलिए इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा करते थे। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था कि गवर्नर जनरल काउंसिल की पावर को उसने सेपरेट किया। इसके बाद से जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आता है उसमें कहता है कि इंडियंस को कहा कि अब सिविल सर्वेंट में एग्जाम दे सकते हैं। कोवनेटेड दो तरह का होता है, एक कोवनेटेड होता है, एक अनकोवनेटेड होता है। तो कोवनेटेड में जैसे कि जो प्रेजेंट टाइम में जो आईसीएस थे उस टाइम के पास, जो कि अभी आईएएस जो होते हैं, ठीक है, या फिर आईपीएस होते हैं, ठीक है, या आईएफएस होते हैं, तो इसको कहते थे कोवनेटेड। मतलब जो अपर सिविलियन जो अपर जॉब थी, जो अपर ब्यूरोक्रेसी थी, उसको कहते थे कोवनेटेड, है ना, वो अपर ब्यूरोक्रेसी है। और लोअर में जैसे मान लो क्लर्क वगैरह का हो गया तो वो अनकोवनेटेड था। तो इसमें ये कहा गया कि कोवनेटेड सिविल सर्विस का भी रिक्रूटमेंट में अब इंडियन ओपन कंपटीशन के थ्रू आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडियंस को भी ओपन कर दिया गया। और ये रिकमेंडेशन था आपका मैकुले कमेटी का। ठीक है, ये मैकुले साहब, इनके बारे में, मैकुले साहब के बारे में आप अलग से ना आप एक पढ़ ही लो, या फिर मैं मैकुले जी के बारे में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये मैकुले एक तो पहले लॉ कमीशन के मेंबर थे, ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं। और इन्होंने आईपीसी को भी कोडिफाई किया था। जैसे इंडियन एजुकेशन एक्ट में कि एजुकेशन हमें वेस्टर्न मेथड से देना चाहिए या ओरिएंटल मेथड से देना चाहिए, एंग्लिसिस्ट मेथड से देना चाहिए, इसके भी ये एंग्लिसिस्ट मेथड के बहुत बड़े कन्वेनर थे, एक बहुत बड़े उसके समर्थक थे, सपोर्टर थे मैकुले साहब। तो मैकुले साहब बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी मैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से बात करते हैं। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में पहला की सेपरेशन हुआ गवर्नर जनरल काउंसिल का। ठीक है, उसके बाद से इंडियंस को भी सिविल सर्वेंट के लिए कहा गया कि अब एंट्री दे दी जाए। ठीक है, इसके बाद से ये जो कंपनी का रूल जो था उस जो भी था उसको पोजेस करने के लिए कहा कि अब ये ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट में रहेगा। ठीक है, ये हुआ, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो फोर्थ नंबर है ये इसका इंपॉर्टेंट है। पहली बार इसने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम कि लोकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो इंडियन यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी होगा। तो इसने 6 नए मेंबर को इसने ऐड किया। और ये लोकल गवर्नमेंट से कहाँ से अपॉइंट होंगे, तो याद रखिएगा, एक मद्रास से, दूसरा बॉम्बे से, और उसके बाद बंगाल से, और फिर आगरा से। आगरा का नाम याद रखिएगा, जनरली हम आगरा को नहीं मानेंगे। ठीक है, ऐसे कि अरे आगरा थोड़े होगा, ये मेजर जो प्रेसिडेंसी हो वही होंगी, लेकिन इसमें आगरा गाइस प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, मद्रास, बॉम्बे और ये आगरा, इसको आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं, जैसे बाम है ना, जो बाम होता है ना, लिप बाम या फिर आयोडेक्स बाम, तो इसका बाम बना लो। ठीक है, या फिर बॉम्बे का आम बना लो, वटेवर। बंगाल में आम ज़्यादा फेमस है तो बंगाल का भी आम बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका
ठीक है, तो ये आपका 6 नए मेंबर इसमें आए। अब देखो जी, अब होता क्या है कि एक काफी एक हिस्टोरिकल चेंजेस होता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, ठीक है, इसको सिपाही मिटूनी भी कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो इसके बाद से क्या कहते हैं, पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ब्रिटिश का वो हिल जाता है, ठीक है। और ब्रिटिशर्स के बहुत सारे जो लॉज या फिर जो उनकी पॉलिसीज थी वो उसमें इंडियंस काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे, इसलिए रिवोल्ट वगैरह हुआ। तो आगे ऐसा रिवोल्ट ना हो, ठीक है, तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपनी एक प्लानिंग करी, एक नया एक्ट पास किया जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और ये यहाँ से शुरुआत होती है क्राउन के रूल की। क्राउन मतलब कि एलिजाबेथ की क्राउन, मतलब एलिजाबेथ का जो क्राउन था, उनका जो सिंहासन कहिए, ठीक है, उनकी उनकी ताज, यहाँ से ब्रिटिश क्राउन का रूल का शुरुआत होता है 1858 से लेके 1947 तक। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जो कि पहला एक मेजर लैंडमार्क एक्ट होता है। और यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का जो प्रोविजन है ये कहता है कि गुड गवर्नमेंट की बात करता है, कि हम गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, और इस एक्ट को गुड गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे पावर को एबॉलिश कर देता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के उसकी जो भी पावर होती है वो ट्रांसफर कर देता है डायरेक्ट ऑन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। क्राउन भी चाह ही रहा था कि मेरे हाथ में पावर आ जाए, और मिल ही गया। तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड होता है, और ब्रिटिश क्राउन का रूल शुरू होता है अंडर द वाइसरॉय। एक वाइसरॉय जो होते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी नई उपाधि दी जाती है वाइसरॉय की, और एक नया पोस्ट क्रिएट किया जाता है जिसका नाम होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। ये एक नया पोस्ट क्रिएट किया जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो गवर्नर जनरल होते हैं उनको अब वाइसरॉय कह दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि हर मजेस्टी, मतलब क्वीन के नाम पे इनका शासन चलेगा इंडिया का, इस तरह की बात की जाती है। जो लॉर्ड कैनिंग होते हैं वो आपके पहले फर्स्ट वाइसरॉय होते हैं इंडिया का। साथ ही साथ ये जो डुअल गवर्नमेंट होता है, ठीक है, डबल गवर्नमेंट, इसको बंद कर देता है, ठीक है। तो इट एंडेड ये सिस्टम को एंड कर देता है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होता है उसको बंद कर दिया जाता है, जो कि पिट्स एक्ट में आया था, पिट्स एक्ट ऑफ 1784 में। इसको ये डबल गवर्नमेंट की जो नीति थी, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे, इसको बंद कर दिया गया, एंड कर दिया गया। अब नया ऑफिस एक क्रिएट करा गया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि इसको पावर का वेस्टेड करता था, अथॉरिटी, कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल किसके ऊपर, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। और ये जो एसओएस होता था ना, ही वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, ठीक है। ये पावरफुल होता था, इसके पीछे 15 आदमी की काउंसिल भी होती थी। और ये जो है ना, ऐसे ही नहीं होता, कोई एमपी नहीं होता था, ये कैबिनेट मिनिस्टर की इतना मतलब पद रखता था। मतलब इंडिया तो एक बहुत बड़ी टेरिटरी थी ना, तो ऐसा थोड़ी है कि किसी राजा भैया टाइप के एमपी को बैठा दिया, नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी करेगा, ठीक है। ये इसको कैबिनेट मिनिस्टर जो था, मतलब वहां का ब्रिटेन का, वो रिस्पॉन्सिबल होता था। और इसके लिए 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई जो कि असिस्ट करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और ये जो काउंसिल होता था, इसका रोल होता था एडवाइजरी, ये एडवाइजरी रोल होता था, और इसका ऑफिस लंदन में होता था। और यहाँ ड्रेन वेल्थ जो थ्योरी थी दादा भाई की, तो दादा भाई नौरोजी जी कहते हैं कि जो भी ये लंदन का एसओएस का ऑफिस होता है, उसका सारा एक्सपेंडिचर इंडियन रेवेन्यू से जाता है, चाहे वो आपका पेन हो या पिन हो या फिर उनकी सैलरी हो या फिर कोई ऑफिस का किराया हो, वो सब का सब इंडियन रेवेन्यू से जाता है, ठीक है। तो ये एसओएस का एक बहुत बड़ा एक क्रिटिसिज्म था। उसके बाद से यही जो मैं आपको बात कर रहा था, ये कंस्टिट्यूट करता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी, ठीक है, एक बनाता है कॉर्पोरेट का, जो कि इशू करता है और शो करता है इंडिया और इंग्लैंड में। मतलब इस तरह की एक स्टेट इन काउंसिल, सेक्रेटरी इन ऑफ स्टेट इन काउंसिल का भी एक कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। और ये जो अगर इसकी मोरल स्टोरी बात करें, तो जो एक्ट ऑफ 1858 होता है, जो कि लार्जली कन्फाइन होता है कि इंप्रूवमेंट करेगा एडमिनिस्ट्रेशन का, इंडियन गवर्नमेंट का, सुपरवाइज करेगा, कंट्रोल करेगा इन इंग्लैंड, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये अल्टर नहीं किया जो वे था, ठीक है। आफ्टर ऑल वाइसरॉय ही सब कुछ थे, है ना, एवरीवन। एसओएस के पास बहुत वो तो लंदन में रहते थे, ठीक है, बट डायरेक्ट वाइसरॉय सब कुछ देखते थे। तो ये एक इसकी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म थी, ठीक है। बट
हमारे पॉलिटी के जो प्रिलिमिनरी के एग्जाम होंगे उसमें क्रिटिसिज्म तो पूछेगा नहीं भाई, उसमें जनरली फीचर्स पूछेगा। तो ये फीचर्स याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। पहले बात एक वायसराय का पोस्ट याद रखिएगा, डबल गवर्नमेंट को एंड कर दिया, ये तो जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये इट एंडेड द, ये याद रखिएगा कि इसने जो है एंड किया, क्या एंड किया, तो डबल गवर्नमेंट जो है इसको एंड कर दिया, एबॉलिश कर दिया, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो नेक्स्ट एक्ट आता है इसका नाम होता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब देखो भाई काउंसिल एक्ट की बात हुई है ना, काउंसिल यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसके लिए एक एक्ट कहिए या फिर कुछ भी कहिए, ये एक इंडियन काउंसिल एक्ट होती है। काउंसिल की बात की जा रही है कि मतलब कि लेजिस्लेटिव मेकिंग में क्या क्या चेंजेस लाया जाए, ठीक है। तो 1857 के बाद हुआ ये कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि अगर हमें रूल करना है तो हमें इंडियंस का कॉपरेशन जरूर चाहिए, हमें इंडियन की बगैर सहायता के बगैर हम रूल नहीं कर पाएंगे। तभी तो गांधी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा है कि ब्रिटिश इंडिया में इसलिए रूल कर पा रहे हैं क्योंकि इंडियन उनको कॉपरेट करते हैं। अगर इंडियंस जो हैं जिस दिन कॉपरेट करना ब्रिटिशर्स को बंद कर देंगे तो ब्रिटिशर्स की पावर अपने आप वीक हो जाएगी और वो उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए तो गांधी ने मूवमेंट लॉन्च किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि कॉपरेशन मत करो, स्ट्राइक करो। कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं जाएगा, कोई रेलवे की लाइन पे नहीं जाएगा, कोई रेलवे की ऑफिस है वहां नहीं जाएगा, जो भी ब्रिटिशर्स ऑफिस है वहां मत जाइए, स्कूल कॉलेज सब बंद करिए। गांधी इस तभी तो करते थे। तो ब्रिटिशर 1861 में सोचे कि हमें कॉपरेशन चाहिए भाई, अगर हमें रूल करना है तो कॉपरेशन चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 3 लॉ बनाया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो काउंसिल एक्ट था 1861 का, 1892 का और 1909 का, 1861, 1892 एंड 1909। तो इसको इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता था और ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क, एक अचीवमेंट था। तो अब इसके फीचर्स आते हैं। तो पहला जो फीचर्स होता है, द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वेयर एज फॉलोज। तो इसने कहा कि अब एक रिप्रेजेंटेशन करिए इंडियंस का भी, इंडियंस को भी लेजिस्लेचर में लाइए, है ना, उनको अपॉइंट करिए ताकि लगे लोगों को कि इंडियंस भी हैं इसमें, ब्रिटिश क्राउन के साथ इंडियंस भी हैं जो कि अपने लिए रूल फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए लॉर्ड कैनिंग ने, उस समय थे वायसराय, तो उन्होंने नॉमिनेट किया 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जैसे विधान परिषद उसको हिंदी में कहते हैं। तो परिषद में, कानून के परिषद में या लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था, एक थे राजा बनारस के राजा, दूसरे थे जो पटियाला के महाराज थे, और एक तीसरे थे सर दिनकर राव। अच्छा, एक अच्छी चीज बताऊं, इन तीनों को इंग्लिश नहीं आती थी, ठीक है, ये एक जोक है काफी ज्यादा, इन तीनों को इंग्लिश नहीं आती है थी। और ये तो लोगों ने पूछा कि यार तुम लोग वोट कैसे करते हो, तो ये कहते थे कि जब वायसराय साहब हाथ उठा देते थे कि सब सही है, मतलब वो हाथ उठा देंगे कि हाँ इस पे वोट देना चाहिए, तो हम लोग भी देख के हाथ उठा देते हैं कि वायसराय साहब बड़े पद पे हैं तो वो कहेंगे तो गलत तो कहेंगे नहीं। तो अब सोचिए, तो रिप्रेजेंटेशन तो दिया हमारा लेजिस्लेचर में, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन एक सिर्फ एक नॉमिनल था, ठीक है। फिर उसके बाद से नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इसमें एक्सपेंड किया गया, इंडियंस को डाला गया। सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट आता है कि इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया, बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थे उसको फिर से रीस्टोर कर दिया, ताकि इनके पावर को फिर से रीस्टोर करिए, है ना, कि ये छोटा मोटा अपना कानून बना सके अपने लेवल पे, ठीक है। जो कि हमने बंद कर दिया था, सेंट्रलाइज कर दिया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में तो कहा कि सब छीन लो, गवर्नर जनरल ही बनाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये था, तो याद रखिएगा कि रीस्टोर हुआ था, ठीक है, रीस्टोर था, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस नहीं था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ बाय रीस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास का, ठीक है। इसके बाद इस पॉलिसी में यह भी कहा है कि लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन करो, ग्रांट दो, इनको ऑटोनॉमी दो, ठीक है, ये सब चीज हुआ। उसके साथ साथ जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें इवेंट आता है फीचर में, तो इसमें कहता है कि नए नए लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया। ये आपका बंगाल था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में और पंजाब में ये नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, है ना, मतलब नया क्षेत्र था। और डलहौजी साहब पंजाब को जीते थे छल और कपट से,
ठीक है, फिर से बंगाल तो था ही इनका पुराना, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि चलो हम नया काउंसिल बनाएंगे जो कि स्टैब्लिश हुआ 1862, 1866, 1886 और 1897 में रेस्पेक्टिवली। जो चौथा फीचर था ये कहता है कि इट एम्पावर द वायसराय टू मेक रूल्स। भाई वायसराय को रूल करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, है ना, एम्पावर करो। साथ ही साथ इसने पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया, मतलब डिपार्टमेंट बना दिया। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है डिपार्टमेंट, जो होता है ना डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, मतलब कि जैसे मान लो एक फाइनेंस का पोर्टफोलियो किसी को दे दिया, किसी को रेलवे का दे दिया, ठीक है, जैसे होता है ना कैबिनेट मिनिस्टर को कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली, तो वैसे ही पोर्टफोलियो किसी को फाइनेंस दे दिया, किसी को रेलवे दे दिया, किसी को एजुकेशन दे दिया, किसी को हेल्थ दे दिया, है ना, किसी को इंडस्ट्रीज दे दिया। तो इस तरह से पोर्टफोलियो सिस्टम का बिगनिंग हुआ और ये इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में, ठीक है। उसके बाद से इसमें एक जो वायसराय काउंसिल के जो मेंबर होते थे वो इनके चार्ज होते थे डिपार्टमेंट के, ठीक है, और ये इशू करते थे फाइनल ऑर्डर को ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल, ठीक है, डिपार्टमेंट का। ये सब सारी चीजें थी। इसके बाद से ये वायसराय को एक और चीज, एक एम्पावरमेंट देता है कि कभी इमरजेंसी कंडीशन होती है तो आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस इशू की पावर इसी एक्ट के तहत आई थी 1861। ये आता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कब आया था, तो उसमें ऑप्शन होगा, तो उसमें आप डाल दीजिएगा कि भाई 1861 का एक्ट जो था ऑर्डिनेंस होया ये, और ये इसकी 6 मंथ तक इसकी वैलिडिटी भी होती थी, ठीक है। तो अपना ये वाला एक्ट हुआ। इसमें क्या क्या जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। एक तो इंडियंस का इंट्रोडक्शन हुआ इसमें, और कौन कौन वो 3 लोग थे। तो इसमें एक राजा बनारस थे और महाराजा पटियाला थे, सर दिनकर राव थे। फिर से रीस्टोर किया लेजिस्लेटिव पावर को, डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। नए नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बने जिसमें बंगाल, NWFP मतलब NWP, पंजाब, ये सब बने। पोर्टफोलियो सिस्टम का यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी दी गई। गाइस देखिए, अब ऐसा है कि हम वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन आप देखिए इसको पूरा। आप सोते टाइम देख लीजिए, टहलते टाइम सुन लीजिए, सुन भी लेंगे ना, पहले के पढ़े होंगे या फिर नए बार पढ़ रहे हैं, तो रिवीजन बड़ा अच्छा हो जाएगा आपका। और देखिए, मैं इसको चाह रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे से आप सबके बीच प्रस्तुत करूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के बीच में अच्छे से इसको डाला जाए, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब जो नेक्स्ट एक्ट आता है इसका नाम होता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब ये जो नेक्स्ट एक्ट आता है इंडियन काउंसिल ऑफ 1892, ये भी वही बात कि भाई काउंसिल के मेंबर को बात करता है काउंसिल्स के बारे में कि काउंसिल का कैसे से फंक्शन हो, क्या कुछ काउंसिल एक्स्ट्रा बनाया गया, क्या कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया, क्या। जहां भी काउंसिल वर्ड है ना, तो ये काउंसिल से ही रिलेट करना है आपको, कानून व्यवस्था से, लेजिस्लेटिव पावर से। तो इसने, अब देखिए इस एक्ट में क्या होता है, इसने एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज किया सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, कि भाई नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी आप बढ़ाइए। सिर्फ ऑफिशियल ही नहीं रहेंगे, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर रहेंगे जो कि जिनको नॉमिनेट करेगा कौन, कैसे उनकी इलेक्शन होगी, ये सब सारी चीजें, नॉमिनेशन वगैरह कौन करेगा, गवर्नर करेगा कि कौन करेगा, ये सब सारी चीजें इसमें रहती हैं। इसके बाद से ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन को इंक्रीज कर देता है। कहता है कि आप बजट डिस्कसिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव को कि भाई आपने ऐसा क्यों डिसीजन लिया। उसके बाद से जो थर्ड फीचर आता है इसमें ये आता है कि आप नॉमिनेट कर सकते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। कहाँ कहाँ? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। वो कौन करेगा? वायसराय करेगा। किसके द्वारा? रिकमेंडेशन होगी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, ठीक है। बी नंबर कहता है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगा, ठीक है, उसमें गवर्नर वो करेगा, नॉमिनेट करेगा। किसके बेस पे भाई? तो रिकमेंडेशन बाय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो करेगा, म्युनिसिपैलिटी करेगा, यूनिवर्सिटी कर सकता है रिकमेंडेशन, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार और चैम्बर्स। तो इनके रिकमेंडेशन पे गवर्नर नॉमिनेट करेगा, और गवर्नर और बंगाल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बेस पे वायसराय नॉमिनेट करेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स को, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। तो कहीं ना कहीं इससे हमें ये मोरल स्टोरी मिलती है कि ये एक्ट देता है लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन देता है कि इलेक्शन का एक तरह से नॉन ऑफिशियल मेंबर से एक शुरुआत देता है। हाउएवर अभी इलेक्शन वर्ड का यूज तो नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी नॉमिनेशन की प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाती है। तो ये एक काफी लैंडमार्क, जो मॉडरेट लीडर होते हैं हमारे जो कांग्रेस के उस टाइम, तो उनका एक अचीवमेंट था ये, ठीक है, कि आप बजट पर डिस्कशन करवाइए, है ना, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज करिए। ये मॉडरेट्स का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था,
ठीक है, मॉडरेट लीडर मतलब नरम दल और गरम दल वाले, जो कि कांग्रेस में उस समय चल रहे थे, तो मॉडरेट लीडर नरम दल के थे। ठीक है गाइस, वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1909 लेके आएंगे, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, साथ ही साथ हम लेके आएंगे फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, और कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो में ये हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है ये चैप्टर हम आज कंप्लीट ही कर दें। ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन शुभ हो।